बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड, सक्षम योजना से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पे काफ़ी कमेंट आते रहते हैं आप सभी लोगों के। तो आज इस वीडियो में मैं आपके उन सभी कमेंट के जो रिप्लाई है वो मैं दूंगा और आपको जो पूरी बात है कौशल सक्षम योजना से जुड़ी या बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है या वो नया फॉर्म भरना चाहते हैं, या जिन बच्चों ने अभी 12वीं क्लास पास की है और कॉलेज में एडमिशन लिया है, या जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी है या 18 साल से कम है, ज़्यादा है, या वो जो सक्षम का फॉर्म है वो नया भी भरने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक। आप लोगों को जो सक्षम या बेरोजगारी भत्ते से जो जुड़ी पूरी टोटल जो जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो वीडियो को बिल्कुल भी भाइयों स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। तो आज आपके नंबर 1 सवाल से लेके और आपके 100 सवालों के जवाब मैं आपको टोटल इस वीडियो में दूंगा। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको कि अगर किसी भी भाई ने ये वीडियो वो देख रहा है और वो वीडियो को कंप्लीट देख लेता है, तो सक्षम योजना से जुड़ी या बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी आपके मन में कोई भी सवाल रहेगा ही नहीं। मैं आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में दूंगा आप सभी लोगों को। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और मैंने ये यूट्यूब चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं आप सभी लोगों की हेल्प कर सकूं और आपको कोई भी परेशानी ना हो अपनी लाइफ में, किसी भी जॉब से रिलेटेड, किसी भी स्कीम से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को परेशानी ना हो। तो सभी भाई हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप उनको भी ज्वाइन कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके बाद अगर हम टॉपिक पे मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो सबसे पहले जो आप लोगों के मन में ये सवाल रह जाता है और आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि 12वीं पास जो बच्चे होते हैं, जो रेगुलर में जो 12वीं करते हैं, रेगुलर स्कूल से जो 12वीं करते हैं, वो बच्चे सक्षम का फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है या वो ओपन से अपनी ग्रेजुएशन या ITI या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं और उन्होंने अपनी 12वीं पास कर ली है और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 35 साल से कम है। तो वही इस बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर मैं कर देता हूँ। इसके लिए जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपकी 10वीं 12वीं की DMC, आपकी 10वीं और 12वीं रेगुलर स्कूल से होनी ज़रूरी है। आपका डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली ID, एक फ़ोटो, फ़ोन नंबर, सिग्नेचर और जीमेल ID, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास। आपका अकाउंट नंबर, सिंगल अकाउंट नंबर का जो मतलब सिंगल नेम पे जो आपका सिंगल अकाउंट होता है, ज्वाइंट अकाउंट इसमें नहीं चलता। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप लोगों को सक्षम का भत्ता अप्लाई करने से पहले सभी बच्चों को, जो कोई ग्रेजुएशन जिन्होंने पास की है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने पास की है या जिन्होंने 12वीं पास की है, तो 12वीं वाले बच्चों को 900 रुपये महीना मिलेंगे, ग्रेजुएशन को 1500 रुपये महीना और पोस्ट ग्रेजुएशन को 3000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। और जो ग्रेजुएशन के साथ
या पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, तो ग्रेजुएशन को और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को काम भी दिया जाता है सक्षम डिपार्टमेंट की तरफ से। 12वीं वालों को काम मिलता ही नहीं है। सक्षम डिपार्टमेंट ने ये बोला भी है कि हम 12th वालों को काम नहीं देते, और उनकी तरफ से दिया भी नहीं जाता है। जिन्होंने 12th पास की है या 12th पे जो भत्ता ले रहे हैं, ठीक है, उनको काम नहीं दिया जाता। उसके बाद सक्षम का फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये सक्षम के फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के पोर्टल पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास 10वीं 12वीं की DMC, एक फ़ोन नंबर, जीमेल ID, फैमिली ID और राशन कार्ड और आपका आधार कार्ड और एक फ़ोटो होनी ज़रूरी है। ये आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा के, उसके बाद आपको जो CSC पे आप जाओगे, CSC पे जाके किसी भी CSC सेंटर पे आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, वहाँ से आपको फ़ोटोकॉपी और रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट आपको दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के प्रिंट आउट की आप एक फ़ोटो या एक एक्स्ट्रा कॉपी घर पे रख लें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत काम आएगी। और जो ID पासवर्ड यहाँ से बनेगा वो आप अपनी बुक में या डायरी में या कहीं भी आप उसको नोट करके रखें, वो इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसके बाद आपको क्या करना है, वो जो प्रिंट आउट और फोटोकॉपियाँ जो आपके ID प्रूफ DMC की हैं, वो आपको अपने ज़िला परिषद के सक्षम ऑफिस में जमा करवानी है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो स्कीम है सक्षम वाली या एम्प्लॉयमेंट वाली, ये सिर्फ हरियाणा के अंदर ही लागू है, ठीक है। और आपको अपने ज़िले के ज़िला परिषद में जो सक्षम डिपार्टमेंट होता है, वहाँ उन फोटोकॉपी को जो CSC सेंटर की तरफ से आपको मिलेंगी, वो जमा करवा के, यानी 1 हफ्ते अंदर आपका जो एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म है वो अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। अप्रूव्ड होने के बाद आप लोगों को आप सक्षम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी नया रूल क्या आया है सक्षम वालों का, उन्होंने नया रूल ये निकाला है कि अगर कोई बच्चा एम्प्लॉयमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा के और उसकी ID अप्रूव हो जाती है, वो रजिस्टर हो जाता है, उसके 1 महीने के बाद ही वो अपना सक्षम का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उनकी कंडीशन ये अभी उन्होंने लागू कर दी है। जो नया नया नोटिफिकेशन मेरे पास आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 1 महीने बाद अभी जो नोटिफिकेशन है, जो मैं अभी के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उन्होंने 1 महीने बाद आपको सक्षम में अप्लाई कर देना है। सक्षम के लिए जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो मैं आपको डिटेल से भी बता देता हूँ। जो सक्षम में फॉर्म, जिनका एम्प्लॉयमेंट में फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, अप्रूव हो गया है, उसके अप्रूव का मैसेज आपकी मेल ID पे आएगा जो आपने एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम दी थी। उसके बाद सक्षम का फॉर्म आपको 1 महीने बाद अप्लाई करना है। 1 महीने बाद आपको जो सक्षम का फॉर्म अप्लाई करना है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास अपना आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की DMC, राशन कार्ड, फैमिली ID, फ़ोन नंबर, जीमेल ID, एक फ़ोटो, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके बाद अभी गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों की अगर फैमिली ID में इनकम वेरीफाई हो चुकी है, तो आपको अब पटवारी या तहसीलदार से साइन करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट किसी भी CSC सेंटर पे जाके दिन के दिन, उसी दिन आप अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। साइट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम सर्टिफिकेट उसी दिन जारी कर दिया जाता है जिस दिन आप अप्लाई कराते हैं। अब आपको पटवारी, नंबरदार या तहसीलदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इनकम सर्टिफिकेट के लिए, जिनकी इनकम फैमिली ID में अप्रूव हो चुकी है। ये भी एक नया लेटेस्ट अपडेट मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको CSC सेंटर चले जाना है। वो आपका ID पासवर्ड एम्प्लॉयमेंट वाला, वो प्रिंट आउट, प्लस जो अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताई, वो सारे लेके आपको CSC सेंटर के अंदर जाना है। उनको, CSC वालों को पता रहता है कि आप कैसे आप उसमें रजिस्टर आपको करना है, तो वो आगे का प्रोसेस वो अपने आप करेंगे। आप घर पे इन चीज़ों को आप ट्राई ना करें, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीज़ होती हैं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आप CSC नॉलेज वाले बंदों के पास ही जाएं, ठीक है। उसके बाद अगर आप आना चाहें गाँव पाई के अंदर, मन्नत CSC सेंटर पाई पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमारे जो मन्नत CSC सेंटर पे जो हमारे जो स्टाफ है उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, वो आपका फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके बाद जो बच्चे इसमें रजिस्टर हो जाएंगे, उनका जो फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, सीएससी सेंटर से आपको एक फाइल बना के तैयार करके दे दी जाएगी। वो आपको अपने जिला परिषद में जो सक्षम का ऑफिस जहाँ पे वहाँ पे वो सबमिट करवा देनी है, और वो 10 से 15 दिन में अप्रूव हो जाएगी, और अप्रूव का मैसेज आपके पास आ जाएगा आपकी मेल आईडी पे, आपके फ़ोन नंबर पे। और जो सक्षम की जो आईडी पासवर्ड बनेंगे उसको भी आप नोट कर लें, इन फ्यूचर उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। और मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, आपको बहुत कम लोगों को ये जानकारी है, ना कोई बताता है कि हर 3 साल के बाद, हर 3 साल के बाद आपको अपना जो बेरोजगारी भत्ता है वो आपको रिन्यू करवाना होता है। वो रिन्यू का प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पैसे आने स्टार्ट हुए वो उसको रिन्यू ही नहीं कराते हैं, 3 साल को भूल जाते हैं कि 35 साल तक पैसे आएंगे। ऐसा नहीं है, वो रिन्यू आपको करवाना होगा। रिन्यू का प्रोसेस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको अपना भत्ता कैसे चेक करना है, कि आपकी वैलिडिटी क्या है, और आपको कब इस भत्ते को रिन्यू कराना है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद जो भी भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है और उसको ऐसी जानकारियाँ अगर चाहिए, तो आप वीडियो को और लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी नॉलेजफुल वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाइयों, और बेल आइकन दबा लो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप उनको भी ज्वाइन करें। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वो आईडी पासवर्ड जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट का और सक्षम का, उसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। क्या यूज़ होगा वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो उसके बाद 10 से 15 दिन में आपका अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूव होने के 3 महीने बाद आपके पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को 3 साल के बाद अपना भत्ता रिन्यू करवा लेना है। रिन्यू का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी जो नए जो कैंडिडेट हैं जिनको रजिस्टर करवाना है। और मैं तो आपको ये बोलूँगा कि भाइयों, आप लोग जो अभी कैंडिडेट जो करंट में पढ़ रहे हैं वो भत्ता अप्लाई ना करें, बिल्कुल भी भत्ता अप्लाई ना करें। आप अगर जिन्होंने ओपन से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, सिर्फ वही भत्ते के लिए अप्लाई करें, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल ही यही है कि बेरोजगार को भत्ता देना। अब क्या करते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ते भी हैं और बेरोजगारी भत्ते की लेने की सोचते हैं, तो ऐसा ना करें भाइयों, वो गलत है। वो आप ऐसा ना करें कि आप पढ़ भी रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे हैं। तो भाइयों, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ही बेरोजगारी भत्ता लें, आपने पढ़ाई छोड़ दिया या आप ओपन से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप अपना रेगुलर करें अगर आपको भत्ता लेना है। ठीक है, आप ओपन से वैलिड नहीं है बेरोजगारी भत्ते के लिए, जो क्वालिफिकेशन आप लोग ओपन से करते हैं वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। ठीक है, वो ओपन से हो जाती है फिर। और आप खास ध्यान रखें सभी बच्चे कि भाइयों, अपना 10वीं और 12वीं या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी अपना री ना आने दें। जिनकी री आ जाती है वो भी भत्ता नहीं ले सकते। आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो भाई अगर री आ जाएगी आपकी 10वीं में या 12वीं में या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप भत्ते के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करें, तैयारी करें, अपने अच्छे से पढ़ाई करें सभी भाई, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। उसके बाद जिन भाइयों का बेरोजगारी भत्ते में जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है, या वो स्कीम से बाहर हो गए हैं, या कोई भी आप लोगों को किसी भी रीज़न की वजह से आप बाहर हो चुके हो, रिजेक्ट हो गया, फॉर्म भरा नहीं गया, ठीक है, या आप हैंडीकैप दिखा दिए गए थे तो उस वजह से रिजेक्ट हो गया, क्वालि डिटेल गलत चढ़ा दी थी उस वजह से आपका रिजेक्ट हो गया, किसी भी रीजन से अगर आपका बेरोजगारी भत्ता सक्षम का फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म अगर आपका रिजेक्ट हो गया है, आप नहीं ले पा रहे हो, तो आपको क्या करना है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो को भाइयों बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, आराम से बैठ के देखा करो। ठीक है, मैं नॉलेजफुल बातें बताता हूँ, ठीक है, जो आपके काम आने वाली होती हैं, आपके नहीं आपके दोस्त के काम आएंगी मेरी बताई हुई बातें।
आपके परिवार में, आपके फैमिली मेम्बर में किसी ना किसी के काम जरूर आएंगी मेरी बातें। और सभी भाई मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, इग्नोर मत किया करो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिनका फॉर्म किसी भी रीजन की वजह से आप लोगों का फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया, उसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे जो मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको ये वीडियो ज़रूर डाल दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जो जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने जो इनकी टर्म एंड कंडीशनें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि आपके पास 12वीं डीएमसी होना चाहिए, या 2 साल या 3 साल का पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट 900 रुपये मिलते हैं, 1500 रुपये ग्रेजुएशन को, 3000 रुपये। ये कुछ बेसिक इन्होंने बातें बताई गई हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और उसके बाद जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अभी इंग्लिश में आपके सामने बताई गई हैं ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैं आपको नॉर्मली बता ही चुका हूँ जो उन्होंने मांगी है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये उन लोगों के लिए है जिनका भत्ता रिजेक्ट हो गया है, या जिनका भत्ता बंद हो गया, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट का या सक्षम का। ये प्रोसीजर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये नए रजिस्ट्रेशन जो करवाने हैं उनके ऊपर नहीं ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका भत्ता बंद हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, अपील रिजेक्ट हो गई है, जिनको 3 महीने से 3 साल से या 4 साल से ऊपर हो गए हैं। तो ये कंडीशन सारी उन पे अप्लाई होती हैं, तो उनके अलावा और किसी पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो वो चीज़ें आप इसमें जो सबसे मेन जो बात रहती है, वो सबसे पहली जो बात रहती है कि आप जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, या जिनको 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल 2 साल 5 साल हो गए, कितना भी टाइम जिनको हो गया है और उनका भत्ता का फॉर्म या एप्लीकेशन या फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उनको सबसे पहले एक चीज़ का, एक डेट का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको हर साल 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक हर साल आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म कहाँ से अप्लाई होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो वो हर साल 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ साल में ये एक महीना दिया जाता है, हर साल ये महीना दिया जाता है। 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन इन लोगों की ये है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि जो आपका जो भत्ता है उसके लिए आपको पीएनबी बैंक का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। पीएनबी बैंक का सिंगल अकाउंट, सिंगल का मतलब सिर्फ आपके नाम पे होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं चलेगा। तो पीएनबी बैंक का ये चलाएंगे, सिर्फ पीएनबी बैंक का आप एक अकाउंट ज़रूर खुलवाएं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको एक फॉर्म के बारे में बताऊंगा, वो आप लोगों को सिग्नेचर अटेस्टेड वगैरह करा के लेके आना है, वो मैं वीडियो में बताऊंगा। जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी के पास होते हैं, जैसे हमारा डोमिसाइल हो गया हरियाणा का, राशन कार्ड, फोटोग्राफ, फैमिली आईडी, 10वीं 12वीं या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन की डीएमसी वगैरह, फ़ोन नंबर, जीमेल आईडी, ये बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं। इसमें 2 सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंडीशन थी वो थी नवंबर वाली जो मैंने आपको बता दी, और पीएनबी बैंक वाली। ये चीज़ें बहुत से बच्चों के ध्यान में नहीं रहती। तो इसके बाद क्या करना है आप लोगों, ये तो होगी 2 बातें जो जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस आपको रखना है। उसके बाद आपका पीएनबी बैंक का अकाउंट आपके आधार से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आधार लिंक का मतलब ये होता है कि आपका एपीएस, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम आपका एक्टिव होना चाहिए। वो आप बैंक वालों को बताओगे ना एपीएस के बारे में, वो सब समझ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या कर लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को
जो 12वीं बेस पे आप बेरोजगारी भत्ता लोगे उसके लिए ये फॉर्म है जो आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इस पे आपके साइन कर देने हैं। एक तो हो गया ये फॉर्म। उसके बाद और आप 10वीं वाला भी, ये भी फॉर्म आप इसको आप साथ में लगा सकते हैं। अगर आप 12वीं वाला लगाएं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको फिलअप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका नाम नेम लिख लें, फादर नेम लिख लें, आपका जो भी रेजिडेंस ऑफ है वो आप लिख लें। इसके बाद आप डेट प्लेस लिख लें और यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे। कैंडिडेट के यहाँ पे आप साइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो भी आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको जो यहाँ लिखा हुआ है अटेंशन ऑफ रेजिडेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय रिन्यू अथॉरिटी, तो आपको ये फिलअप कर लेना है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, उसके बाद आपकी जो संपत्ति की जो कीमत है वो, जो भी आपकी वार्षिक परिवार की वार्षिक आय है, जितनी आपकी भूमि है, कनाल मरला जो भी एकड़ जितनी है। उसके बाद आप पटवारी से इसको वेरीफाई करा लें, तहसीलदार से, और आपको एसडीओ से इसको वेरीफाई, तीन कैंडिडेट से आपको इसको वेरीफाई करवा लेना है। यहाँ सिग्नेचर वगैरह आप ये कर देंगे, पटवारी जी और तहसीलदार और एसडीओ, ये तीनों जो ऑफिसर हैं ये आपकी जो इनकम संपत्ति ज़मीन को वेरीफाई कर देंगे। ये सारा काम करवा के इसके साथ आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाकर आपका जो पीएनबी बैंक का अकाउंट खोलकर उसके बाद आपको चले जाना है सीएससी सेंटर। अब सीएससी सेंटर वालों को भी, बहुत लोगों को कम नॉलेज है, उसके लिए उनको भी मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि ये कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आपको जाना है सीएससी सेंटर। सीएससी वाले भाई को बोलना है कि भाई आपको सरल हरियाणा वाली साइट पे जाना है। उसमें आप जब व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो स्कीम है अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर में, तो अभी ये स्कीम सिर्फ पूरा नवंबर रहती है। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से, सरल की तरफ से ये हटा दी जाती है। तो जब भी आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ नहीं है नो सर्विस अवेलेबल, यहाँ लिखा हुआ आएगा। जब आप सर्च बॉक्स में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सर्च करोगे यहाँ आ जाएगा। वहाँ से आप उन सभी डॉक्यूमेंट को जो कैंडिडेट सिग्नेचर वगैरह पटवारी तहसीलदार एसडीओ से साइन करवा के पीएनबी का अकाउंट खुलवा के और जो अपने बेसिक डॉक्यूमेंट है वो लेके आपके पास आया है, आप यहाँ पे आओगे, उस स्कीम को क्लिक करोगे, आगे सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। आप उसको ऑनलाइन करके उसकी रसीद निकाल के, रिसिप्ट निकाल के आप उनके ऊपर लगा के फाइल में उनको अच्छे तरीके से स्टेपल करके आप अपने ज़िला परिषद सक्षम के ऑफिस में आप उसको जमा करवा देना। आपका भत्ता चालू हो जाएगा। अगर इसके बाद भी ये वीडियो पूरा देखने के बाद भाइयों आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा एक ही है कि भाइयों आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि बहुत से लोगों के बहुत से मन में सवाल थे, मेरे पास काफ़ी कमेंट आते थे कि भाई हम क्या करें। तो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों की जानकारी, आप लोगों के सभी सवालों के जवाब भाइयों मैंने दे दिए हैं। अगर इसके बाद भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है ना, वीडियो पे कमेंट कर देना भाई, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भाइयों की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए भाइयों आप सभी का दिल से धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद।